हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 29 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गृह विभाग ने सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस पर उत्तर प्रदेश को कुल कितने पंचायती राज पुरस्कार मिले? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कुल 28 पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मंथली PDF डाउनलोड करनी है, जैसे मार्च 2022 मंथ की या जनवरी 2022 या फरवरी 2022, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। और दोस्तों, इस PDF ई बुक को डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में किस नाम से सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जय घोष के नाम से। अगला क्वेश्चन है, 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हमारा देश भारत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पल्ली ग्राम पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर की है पल्ली ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टैपन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सर डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने F1 यानी फार्मूला 1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 चैंपियनशिप जीती? तो ये जो चैंपियनशिप है ये जीती है किसने? मैक्स वर्स्टैपन ने। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे नामित किया गया? तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 जो है मैक्सिको को नामित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार अन्य पिछड़े वर्ग यानी OBC के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण अकादमी खोलेगी। सरकार अगले 6 महीने में निजी कोचिंग संस्थानों यानी जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है उनके माध्यम से जो ये युवा हैं OBC वर्ग के, इनको जो है निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके तहत सरकार अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी भी शुरू कर देगी। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार है ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी जो OBC के युवा हैं उनके लिए निःशुल्क में कोचिंग की सुविधा मुहैया कराने हेतु प्रशिक्षण अकादमी खोलेगी। और इसके साथ ही वो सरकार जो है अगले 6 महीने में जो निजी कोचिंग संस्थान है इनके माध्यम से जो ये छात्र हैं इन्हें निःशुल्क कोचिंग मुहैया कराएगी। तो ध्यान रखना है किस वर्ग के लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति का चयन भगवान बुद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इंदु प्रकाश का। डॉक्टर इंदु प्रकाश को, नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर इंदु प्रकाश को भगवान बुद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के लिए चयनित किया गया। दोस्तों, ये जो पुरस्कार है ये दलित उत्थान के लिए
लेखन कार्य करने के लिए भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि साल 2022 का भगवान बुद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया है डॉक्टर इंदु प्रकाश को। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी रही वो किस प्रदेश की रही, तो ये उत्तर प्रदेश की रही सर्वश्रेष्ठ झांकी। और 2022 में जो उत्तर प्रदेश में झांकी निकाली गई थी वो किस पर आधारित थी, तो बाबा विश्वनाथ की झांकी जो है ये 2022 में निकाली गई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार ये किस राज्य को मिला, तो ये भी मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, ध्यान रखना है 2020 राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जल संरक्षण में। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पर स्थापित की गई, तो दोस्तों भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है, कहाँ पर, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 में। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, वन स्ट्राइक सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगला ध्यान रखना है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना। दोस्तों ये जो योजना है डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, इसका जो शुभारंभ है ये कहाँ से किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश से किया गया है, कहाँ से, वाराणसी से। ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस योजना का शुभारंभ हुआ। और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत जो एससी समुदाय के छात्र हैं उन्हें IAS की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके तहत क्या है, इसके तहत जो है पूरे देश भर में ये योजना शुरू की गई है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ये योजना शुरू की गई है। इसके तहत एक छात्र के लिए 75,000 रुपये की जो है धनराशि आवंटित की जाती है। और एक जो उत्कृष्टता केंद्र होगा उसमें 100 छात्रों की पढ़ने की व्यवस्था होगी। तो इस तरह से ध्यान रखना है, जो पहला उत्कृष्टता केंद्र है ये कहाँ से इसका शुभारंभ किया गया है, तो वाराणसी से इसका जो शुभारंभ है वो किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह, जो उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडरों के लिए पहला गरिमा गृह है ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये गोरखपुर में स्थापित किया गया है। ध्यान रखना है गोरखपुर में ये स्थापित किया गया। और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ, तो अभी हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है। और दोस्तों ध्यान रखना है, एक जिला एक खेल योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है, तो एक जिला एक खेल योजना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दस्तक अभियान भी ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, संचारी रोगों के बारे में जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखने हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा, तो ध्यान रखना है 403 विधानसभा। विधान परिषद की अगर बात की जाए तो विधान परिषद की हैं 100 सीटें। और लोकसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा, तो ध्यान रखना है लोकसभा की 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 31 सीटें राज्यसभा की हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान सशक्तिकरण हेतु कितने सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख। बिजली की खपत और खेती में लागत कम करने के लिए जो योगी सरकार है वो 200 करोड़ की लागत से आगामी 5 सालों में 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने जा रही है। दोस्तों ये जो 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे किस स्कीम के तहत, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, कुसुम योजना के तहत। कुसुम योजना के तहत जो है ये 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। और ये जो पंप स्थापित किए जाएंगे ये जो जिम्मेदारी है वो किस विभाग को सौंपी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कृषि विभाग को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृषि विभाग को 100 दिनों में इस योजना के प्रस्ताव को मंत्री परिषद से अनुमोदन दिलाकर इसका क्रियान्वयन शुरू कराने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आगामी 5 सालों में 1 लाख सोलर पंप स्थापित करने जा रही है। किस योजना के तहत, तो ध्यान रखना है कुसुम योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में कितनी 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए 2426.39 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2542 2G मोबाइल साइटों को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नक्सल प्रभावित इलाकों में 2542 जो 2G मोबाइल साइट हैं इन्हें उन्नत करके 4G में बदलने की मंजूरी दी है।
इसके लिए जो केंद्र सरकार है वो 2426.39 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और दोस्तों ये जो परियोजना है ये नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के कुछ क्षेत्रों के लिए है। 2G मोबाइल साइट को 4G में बदलने का काम सार्वजनिक क्षेत्र की दूर संचार कंपनी जो है कौन सी, BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड को सौंपी गई है। अब दोस्तों ये जो 2542 2G मोबाइल साइट हैं इसमें कितनी साइटें किस राज्य से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना है 346 आंध्र प्रदेश में है, 16 बिहार में है, 971 छत्तीसगढ़ में है, 450 झारखंड में है, 23 मध्य प्रदेश, 125 महाराष्ट्र, 483 ओडिशा में है, 33 पश्चिम बंगाल में है और 42 2G साइटें उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और 53 तेलंगाना में। तो ये जो है 2542 2G मोबाइल साइटें हैं, इन्हें उन्नत करके 4G में बदलने की मंजूरी जो है वो केंद्र सरकार ने दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के दौरे के समय दूधवाणी, नाम ध्यान रखना है, दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, इसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये जो दूधवाणी रेडियो स्टेशन है ये देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन होगा जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है। दूधवाणी सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो पूरी तरह से पशुपालकों को समर्पित है ये कहाँ पर स्थापित किया है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो जो है गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों गुजरात की यहाँ पर बात है तो गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैप में देखेंगे कि गुजरात है कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इंडिया का मैप और ये है यहाँ पर गुजरात। जो दोस्तों गुजरात है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो राजस्थान को करता है, मध्य प्रदेश को करता है और यहाँ पर महाराष्ट्र को करता है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है गुजरात। दोस्तों गुजरात की कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 26 लोकसभा सीटों की संख्या है और 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है। गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। दोस्तों इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, तो ध्यान रखना है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इसका पुराना नाम था, लेकिन इसका नाम बदला गया और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम कर दिया गया। यह है कहाँ पर, तो ध्यान रखना है गुजरात के अहमदाबाद में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल होने वाली पहली सिटी कौन सी है भारत की, तो ध्यान रखना है अहमदाबाद जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली पहली सिटी है। और दोस्तों ये कब शामिल हुई थी, तो 2007 में ये शामिल हुई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और दोस्तों ये है कहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है गुजरात में स्थित है और किस जिले में है, तो नर्मदा, गुजरात के नर्मदा जिले में ये स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस टापू पर है, तो साधु बेट टापू पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर बेस सहित देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो 240 मीटर हो जाती है। तो दोनों ध्यान रखना है, बेस सहित 240 मीटर और अगर बिना बेस के देखा जाए तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारत में पहला स्टील रोड कहाँ पर बनकर के तैयार हुआ, तो गुजरात के सूरत में ये बनकर तैयार हुआ और 1 किलोमीटर ये लंबा है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ पर बनाया गया, तो ये भी बना है गुजरात के सूरत में। अगला है सीमा दर्शन परियोजना, ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी गुजरात से संबंधित है सीमा दर्शन परियोजना। और दोस्तों भारत में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये भी गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया, कहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, चीन में।
दोस्तों अभी जो है चीन के हेनान प्रांत में, ध्यान रखना है, चीन के हेनान प्रांत में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार इससे संक्रमण का लोगों में फैलने का जोखिम कम है। स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि H3N8 जो स्ट्रेन है ये घोड़ों, कुत्तों एवं पक्षियों में पहले ही पाया जा चुका है, लेकिन ये जो मामला पाया गया है चीन के हेनान प्रांत में, ये किसी मानव के संक्रमित होने का पहला मामला है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि H3N8 जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, इससे पहली बार जो मानव संक्रमित हुआ है ये कहाँ पर, तो चीन के हेनान प्रांत में। बर्ड फ्लू बीमारी में सर्दी, जुकाम, खांसी, मांसपेशियों में दर्द होना, सांस फूलना, सिर दर्द और ठंड के साथ बुखार आना आदि लक्षण होते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि चीन के हेनान प्रांत में जो है H3N8 जो बर्ड फ्लू का स्ट्रेन है, इससे मानव के संक्रमित होने का पहला मामला मिला है। दोस्तों एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कोविड-19 का जो कोरोना का पहला मामला पाया गया था वो कहाँ पर पाया गया था, तो वो पाया गया था चीन के वुहान प्रांत में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान का बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल्विरा ब्रिटो। और इमेज में देख सकते हैं ये हैं एल्विरा ब्रिटो जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्विरा ब्रिटो का बेंगलुरु में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। एल्विरा और उनकी दो बहनें रीटा और माय महिला हॉकी में सक्रिय थी और 1960 और 1967 के बीच कर्नाटक के लिए इन्होंने खेला था। इस दौरान उन्होंने 3 बहनों के साथ 7 राष्ट्रीय खिताब जीते थे। एल्विरा को 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत के लिए खेली थी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो एल्विरा ब्रिटो है इनका हाल ही में 81 साल की उम्र में निधन हुआ। ये कौन थी? तो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही थी। तो ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित, तो हॉकी से संबंधित थी एल्विरा ब्रिटो। और इन्हें कब अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 1965 में इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर कितने हजार करने का लक्ष्य तय किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10,000। केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ा करके 10,000 करने का लक्ष्य तय किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,579 खंड में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस योजना के अंतर्गत देश के 739 जिले कवर किए गए और पिछले महीने तक 8,610 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से आम लोगों के लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। दोस्तों जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, इसके द्वारा क्या है कि जो दवाइयां हैं वो कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं और जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र हैं इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर के 10,000 करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने। कब तक? तो ध्यान रखना है मार्च 2024 तक। आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो है वो खुले हैं और वहाँ पर जो दवाइयाँ हैं वो आम जो मेडिकल स्टोर होते हैं उनकी अपेक्षा जो है कम कीमत पर वो दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। तो इसी तरह से ध्यान रखना है कि 10,000 जो ये केंद्र हैं ये करने का लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक। अगला क्वेश्चन है, किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस के। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये हैं रूस के आंद्रे रूबलेव जिन्होंने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता। रूस के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया। उन्होंने बेलग्रेड में सर्बिया के जो नोवाक जोकोविच है इन्हें 6-2, 6-7 और 6-0 से हराया। रूबलेव के लिए यह इस सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्सेली और दुबई टेनिस टूर्नामेंट जीता। रूबलेव ने 2022 में सर्वाधिक खिताब जीतने की राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सर्बिया के नोवाक जोकोविच थे इन्हें जो है सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता में हरा दिया है। किसने हराया है? तो रूस के आंद्रे रूबलेव ने इन्हें जो है हरा दिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है
कि सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब किसने जीता? रूस के आंद्रे रूबलेव ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2024 तक। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर के दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो पीएम स्वनिधि योजना है, इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत जो रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि जो योजना है, इसे मार्च 2022 से बढ़ा करके दिसंबर 2024 कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे 29 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला केन तनाका का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, 119 वर्ष की उम्र में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब किया। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करूँ। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक नाम और अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला थी केन तनाका, इनके निधन के बाद अब जो है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति बन गई हैं वो कौन है? तो वो नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लुसिले रैनडोन जो है ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बन गई हैं। और इनकी उम्र कितनी है? तो 118 साल और 73 दिन, 118 साल और 73 दिन जो है इनकी उम्र में है लुसिले रैनडोन की। ठीक है, तो ये नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। यह है आज का क्वेश्चन, देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए है बलरामपुर, बी है रामपुर, सी है जालौन और डी है श्रावस्ती। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।